हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो ई वेस्ट मैनेजमेंट और ई वेस्ट क्या है इसके बारे में बताई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 1 हमारा है प्रीलिमिनरी, यानी कि जिसे हम प्रारंभिक बोलते हैं। इसमें इसके नेम को बताया गया है और इसकी एप्लीकेशंस को बताया गया है। तो इस एक्ट का नेम क्या है? ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। और ये इफेक्ट में कब आया था? 1 मई 2012 को ये इफेक्ट में आया था। अब ये एप्लीकेबल कहाँ का है? दिस रूल शैल अप्लाई टू एवरी मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरर सेल्स, परचेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स इन द कलेक्शन सेंटर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। जो भी ई वेस्ट का जो भी रिसाइकल है, डिसमेंटल का प्रोसेस है, कलेक्शन का प्रोसेस है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, कंज्यूमर हैं, बल्क कंज्यूमर हैं, वो सब इसमें एप्लीकेबल हैं हमारे ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल में। तो क्या क्या कंडीशन रखी गई है? इन्होंने बैटरीज के लिए रखा गया है कि बैटरीज कवर्ड अंडर द बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001, यानी कि जो बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बना था 2001, उसके अकॉर्डिंग बैटरीज कवर्ड होनी चाहिए। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एज डिफाइंड इन अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलप एक्ट 2006 20 यानी कि 2006 में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट बना था, उसके अकॉर्डिंग इसके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है या ई वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडलिंग करना चाहिए। रेडियो एक्टिव वेस्ट एज कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द ऑटोमेटिक एनर्जी एक्ट 1962, 33 ऑफ 1962 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। तो जो हमारा 1962 के अंदर जो आर्टिकल 33 है, इसका जो ऑटोमिक एनर्जी एक्ट है, यानी कि ई वेस्ट जो है हमारा, उसका मैनेजमेंट या हैंडलिंग प्रोसीजर हमें हमारा जो ऑटोमेटिक एनर्जी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस की, यानी कि हमारा जो चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी का, इसमें इसका नेम बताया गया है, इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा ये बताया गया है, और इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। तो डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में जितने भी अलग अलग जैसे एक्ट हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, बल्क कंज्यूमर हो गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनकी सबकी डेफिनेशन बताई गई है। अब एक्ट मीन्स हो गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑथराइजेशन क्या होता है? परमिशन फॉर हैंडलिंग, कलेक्शन, रिसेप्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिसमेंटलिंग, रिसाइकलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। यानी कि ई वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन में, डिसमेंटल में, रिसाइकलिंग में, ट्रीटमेंट में, हैंडलिंग में, कलेक्शन में, इन सबको करने के लिए क्या जरूरत होता है? ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। बल्क कंज्यूमर क्या होते हैं? जो हमारे मोस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो स्टॉक अपने पास रखते हैं ई वेस्ट का, वो हमारे बल्क कंज्यूमर होते हैं। इसी तरह हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड होता है, जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। फिर इसमें इसके अलावा और कलेक्शन सेंटर की, कंज्यूमर, डिसमेंटलर, डिस्पोजल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ई वेस्ट, प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसाइकल, ट्रांसपोर्टर, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हिस्टोरिकल, इन सबकी इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं, इन सबकी परिभाषाएं बताई गई हैं कि ये सब क्या होती हैं और ये हमारे ई वेस्ट में किस तरीके से एक्सप्लेन इनको किया जाता है। तो इन सबकी डेफिनेशंस को बताई गई। जैसे कंज्यूमर कौन हो गया? जो ई वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमर हो गए। डिसमेंटलर जो उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, डिस्पोजल जो डिस्पोज कर रहे हैं, तो इन सबकी डेफिनेशंस को इसके अंदर बताया गया है चैप्टर 1 के अंदर। अब बात करते हैं चैप्टर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जिम्मेदारियाँ। तो ई वेस्ट जो है वो किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको मेंटेन करना या उसको डिस्पोज करना या फिर उसको यूज़ करना, तो उसके बारे में चैप्टर 2 में बताया गया है। तो चैप्टर 2 में है पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ई वेस्ट हैंडलिंग की या ई वेस्ट मैनेजमेंट की, या फिर जो भी ई वेस्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स बने हैं, हमारा जो ये एक्ट बनाया गया है वो हमारा इन पर भी एप्लीकेबल होता है। किस पर? प्रोड्यूसर पर। इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये भी इस रूल को फॉलो करें। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन सेंटर्स, अब जो कलेक्शन सेंटर्स है जो ई वेस्ट को कलेक्ट करके रख रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर, जो बल्क कंज्यूमर होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और डिसमेंटलर की भी, रिसाइकल की भी। यानी कि ई वेस्ट को पूरा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको सबको एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, ये इनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 क्या है? प्रोड्यूसर फॉर सीकिंग ऑथराइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर हैंडलिंग ई वेस्ट, यानी कि जो ई वेस्ट होता है इसके जो भी हमारा मैनेजमेंट है या फिर इसका जो ऑथराइजेशन है, ठीक है, उसका क्या करना? रजिस्ट्रेशन करना। उसके रजिस्ट्रेशन को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उसके ऑथराइजेशन को और री रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो इसमें उन्होंने 3 तरीके से बताया। प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो ऑथराइजेशन है वो किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि हमारा जैसे शेड्यूल 1 में बताया गया है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट होते हैं
उनका कलेक्शन सेंटर, रिसाइकल और डिसमेंटल की बात की गई है, ठीक है। यानी कि प्रोसीजर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन में किसकी बात की गई है, जो हमारे कलेक्शन सेंटर हैं, रिसाइकल हैं, जो डिसमेंटलर हैं, ठीक है, ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और ई वेस्ट का कलेक्शन करेंगे, स्टोर करेंगे, किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, उसकी बात बताई गई है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा पावर टू सस्पेंड और कैंसिल एन ऑथराइजेशन, यानी कि अगर किसी भी ऑथराइजेशन को कैंसिल करना होगा या फिर उसको सस्पेंड करना होगा तो उसकी पावर किसके पास है, ठीक है, उसकी पावर की बात की गई है। तो ये पावर होती है हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हाथ में। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है, अगर वो अपना ई वेस्ट मैनेजमेंट या फिर उसको ठीक से प्रोसीड नहीं कर रही है या फिर अपना डाटा गवर्नमेंट को नहीं दिखा पा रही है तो गवर्नमेंट उसको रद्द कर सकता है। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस बेस पर सस्पेंड भी कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है उसके सर्टिफिकेट को। थर्ड है प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है किसी भी कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को। तो इसमें जिस डेट से रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, जो डेट रजिस्ट्रेशन की मिलती है उसके 3 महीने के ही अंदर फॉर्म 4 के अकॉर्डिंग 3 महीने के अंदर ही सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर्म 4 के, उसकी कॉपीज जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सबमिट करनी होती हैं। या फिर उसके साथ ही जो वहाँ पे जिस एरिया में भी वो कंपनीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज, उनमें भी उसको सबमिट करना पड़ता है और उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है, तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन हो पाता है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 प्रोसीजर फॉर स्टोरेज ऑफ ई वेस्ट, यानी कि ये ई वेस्ट के स्टोरेज के प्रोसीजर को बताता है कि हम कैसे ई वेस्ट का स्टोरेज कर सकते हैं। तो एवरी प्रोड्यूसर, कलेक्शन सेंटर, डिसमेंटलर और रिसाइकलर में स्टोर ई वेस्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 days and shall maintain a record of collection, sale, transfer, storage and warehousing, segregation of waste and making these record available in for inspection। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो कलेक्शन सेंटर होते हैं, डिसमेंटलर होते हैं, रिसाइकल होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी जैसे हमारा जो भी स्टोर किया गया ई वेस्ट है उसका एक पीरियड होता है उसको डिस्पोज करने का। वो क्या होता है 180, यानी कि 180 दिन से ज़्यादा तक वो उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उसका डिसमेंटल कर सकते हैं, वो अपने पास रख सकते हैं। और उसका रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना पड़ता है कि किस तरीके से उन्होंने उसका कलेक्शन किया, अब उसको सेल कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, उसकी वेयर हाउसिंग कैसे करनी है, ये सब उनको स्पेशली दिखाना पड़ता है रिटिन में। और किसको दिखाना पड़ता है, जो भी हमारा स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड या सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड की जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उनको ये चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ती है। सेग्रेशन ऑफ वेस्ट एंड मेकिंग दीज रिकॉर्ड्स अवेलेबल, और इसको क्या करना पड़ता है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना उनको सेग्रेट करना पड़ता है और उसको अब दिखाना भी पड़ता है उनको। तो चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 में कहा गया है रिडक्शन इन द यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो जहाँ पर बनते हैं तो उनमें जो हजार्ड्स सब्सटेंस होते हैं या कह लो हजार्ड्स मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करना, रिडक्शन करना या फिर उनको रिड्यूस करना या फिर बिल्कुल ही अवॉइड कर देना। तो इसमें देखो कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे ये एग्जांपल के लिए लेके हमने लेड हो गया, मरकरी, कैडमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल एथाइल, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या किया गया है, इनके लिए बोला गया है कि इनको हो सके तो इनको रिड्यूस करना या कम से कम यूज़ करना। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें इसको रिडक्शन करने की बात की गई है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया है कि दीज रूल शैल नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और प्लेस इन द मार्केट 6 ईयर बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बन गया है, जैसे अगर मान लो कि ये ऊपर जो केमिकल है मैंने अभी बताया कैडमियम, मरकरी, अगर कोई भी प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, और वो उसको 6 ईयर हो गए बने हुए, उसके बाद भी वो अभी किसी भी मार्केट में रखा है या किसी जिस इंडस्ट्री में ने उसे बनाया है वहाँ रखा है, तो ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है एंड द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विल बी प्रोवाइड इन द मैनुअल। और अगर कोई भी इस टाइप का कोई भी इक्विपमेंट बन रहा है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कोई भी बन रहा है, तो उसका मैनुअल भी प्रोवाइड किया जाएगा इससे रिलेटेड, जैसे इसका यूज़ हो गया, इसके प्रिकॉशंस हो गए, ये किस तरीके से इफेक्टेड है, तो इन सब के बारे में। तो ये चैप्टर 5 में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 है हमारा मिसलेनियस, ठीक है। तो मिसलेनियस में हमारी कई तरीके की चीज़ें रखी गई हैं, जैसे ड्यूटीज़ ऑफ ऑथोराइज, एनुअल रिपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ई वेस्ट, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड फॉलो ऑफ एक्शन। तो ये हमारा मिसलेनियस में रखा गया है जो कि चैप्टर 6 में है। अब ड्यूटीज़ ऑफ ऑथोराइज क्या हो गया कि जो ऑथोराइज हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट, उनको एनुअल रिपोर्ट भी भेजनी होती है। अगर कोई भी सपोज करिए कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ है तो वो अपना एनुअली कितना डिस्पोज कर रही है, कितना रिसाइकिल कर रही है, कितना अगर वो किसी और पार्टी से ले रही है तो उससे कितना ले रही है वो, ये सारा उसमें एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी दिखाना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर सब कोई भी ई वेस्ट है, अगर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन परमिशन भी लेनी ज़रूरी होती है। अगर कोई सपोज कोई एक्सीडेंटल केस हो गया या ई वेस्ट कहीं पर जैसे किसी गाड़ी से इधर उधर बिखर गया तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इन्वायरमेंट को और वहाँ के आसपास के एटमॉस्फेयर में।
तो इसीलिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो ये चारों कैटेगरी मिसलेनियस में रखी गई है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।